हेलो बच्चों। एक बहुत ही प्यारा सवाल आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, वीडियो को पॉज करो, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम से बच्चे सबसे ज्यादा घबराते हैं इस चैप्टर की। पॉइंट, एक बार एक्स को 0 रख दो, एक बार वाई को 0 रख दो, फिर एक बार एक्स को 1 रख दो। 3 पॉइंट आगे लाइन खींचा जाएगी। तो आपके लिए एक शॉर्टकट आपको, और ये आप अप्लाई भी कर सकते हो, पर हां कभी सवाल में लिखा है सॉल्व ग्राफिकली, कभी सवाल में लिखा है सॉल्व ग्राफिकली, तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। फिर से एक नई शुरुआत, एक नई बात, एक नए अंदाज में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का आगाज करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल। एक बात मैं आपको बता दूं, एक शुरुआत ही काफी है बच्चा लोग, एक शुरुआत ही काफी है बच्चा लोग। आपका जो मंजिल तक का रास्ता है ना, वो खुद ब खुद बन जाएगा। तो यार शुरुआत हो चुकी है, रियल नंबर पढ़ा दिया, पॉलिनोमियल पढ़ा दिया, आज चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होने वाला है। आप लोगों से मेरी केवल और केवल एक रिक्वेस्ट है, एनसीईआरटी से वो दोनों चैप्टर आप लोगों ने लगा लिए होंगे, और कभी अभी भी नहीं लगाए तो जाग जाओ, क्योंकि अब नहीं जागोगे तो समय निकल जाएगा। तो जाग जाओ, क्योंकि मचाने आए हो यार, तो मचाओ। दोनों चैप्टर लग जाने चाहिए, क्योंकि फिर चैप्टर नंबर 3 एक नए जोश के साथ, नई एनर्जी के साथ मेरे साथ बने रहोगे तो मेरे साथ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि आपने भी किताबें लगा ली। तो वो वही बात है, मैंने पढ़ा दिया, आप लोग सवाल लगाओगे तभी तो मजा आएगा मैथमेटिक्स का, तभी तो फील ले पाओगे। तो बस वही बात बतानी रहती है हर बार, बताता इसीलिए हो ताकि भूलो नहीं। तो शुरू करें, हेडिंग डाल लो, लेक्चर नंबर 1 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। बहुत ही प्यारा चैप्टर, बहुत ही आसान चैप्टर। अब तुम बोलोगे हर चैप्टर को ही आसान बोलते हैं, अरे क्लास 10th की मैथमेटिक्स है जनाब, ये यहां पे हर एक चैप्टर आसान है, क्योंकि मैथमेटिक्स का जो फील है ना वो 10th में ही आता है। हर चैप्टर का जो बेसिक्स है, आज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को समझ गए तो कल जब बातें होगी 11th में लीनियर इनइक्वालिटीज की तो घबराओगे नहीं, घबराओगे नहीं। जब इक्वेशन को सॉल्व करना आ गया तो इनइक्वालिटीज भी सॉल्व कर जाओगे। जब इसके ग्राफ बनाना आ गए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब स्ट्रेट लाइन तुम्हें पढ़ाया जाएगा 11th में तो घबराओगे नहीं। सब चीजें इंटर रिलेटेड होती है, इसलिए ध्यान अभी दोगे तो आगे रिग्रेट नहीं होगा, और अभी ध्यान नहीं दोगे तो भाई साहब देर हो जाएगी। चले बड़े आगे, चलो हेडिंग डाल ली, ग्राफिकल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। एक्चुअली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है अलजेब्रिक तरीका जो हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे, और एक जो ये तरीका है दैट इज अ ग्राफिकल मेथड, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे। बहुत सिंपल तरीका है ना, ग्राफ बनाएंगे और सॉल्यूशन निकाल देंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि 2 वेरिएबल की 2 इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी जाएगी। तो आज का जो ऑब्जेक्टिव है बच्चा, वो देखो क्या क्या है। सबसे पहले जो आप लोग पढ़ के आए हो 9th में, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, उसके बारे में बातें होंगी। फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी आप लोगों ने 9th में थोड़ा बहुत देख रखा है। जो 10th में आता है वो आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो देखो, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब 2 लीनियर इक्वेशन, दोनों में 2-2 वेरिएबल। उसको सॉल्व करना सीखेंगे ग्राफिकल तरीके से, ज्योमेट्रिकल तरीके से, और बहुत आनंद के साथ, बहुत मजे के साथ ये चैप्टर की शुरुआत की है, और इसको इसी जोश एनर्जी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। तो क्या नेचर होता है लाइंस का, लाइंस कैसी होती है, इन पे आज बहुत ज्यादा चर्चा होगी। तो बहुत अच्छा लेक्चर है, काफी फील आने वाला पार्ट है ये एक्चुअली। पर उसके पहले मैं तुम्हारे से कुछ बातें जानना चाहता हूं कि यार तुमको कुछ नॉलेज है क्या। पहले मेरे को बताओ, इक्वेशन और एक्सप्रेशन से क्या समझते हो, क्या दोनों बातें एक होती है? अभी जो हम देख के आए पॉलिनोमियल, अभी जो हम देख के आए पॉलिनोमियल वो क्या था, और अभी अपन जो देखने वाले वो क्या है? एक्सप्रेशन और इक्वेशन में अंतर क्या होता है बताओ कमेंट में लिख के। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में अंतर क्या होता है? तो देखो, एक्सप्रेशन और इक्वेशन, तो मुझे एक चीज बताना बच्चा, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में अंतर क्या होता है? तो एक्सप्रेशन क्या, कोई भी चीज मैंने लिख दी, जैसे मानो मैंने लिखा 4x + 3 है ना, 2y,
3z, ये सब एक्सप्रेशन है। देखो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये सेकेंड एक्सप्रेशन है, ये थर्ड एक्सप्रेशन है, ये 1, ये भी एक एक्सप्रेशन ही है। मतलब मैंने जो भी चीजें लिखी है ना, यहां पे मैंने जो भी चीजें लिखी गई है, ठीक है, यहां पे तुम देख पा रहे हो एक इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है। तो जब इक्वल टू का साइन नहीं होता है और प्लस साइन, माइनस साइन, मल्टीप्लाई साइन, जैसे यहां पे 3z, तो 3 में मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है z के साथ। इसी तरीके से डिवाइड का साइन, जैसे मानो 4x/3, ये सब एक्सप्रेशन है। ये एक और एक एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया, ठीक है, जहां पे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, अलजेब्रिक ऑपरेटर का यूज करके कोई चीज को आप एक्सप्रेस कर रहे हो, कोई चीज को आप लिख रहे हो, वो कैटेगराइज होंगे एक्सप्रेशन में। इक्वेशन में इक्वल टू का साइन आ जाएगा। इसी चीज को मैं कभी ऐसा लिख दूं 4x+3 = 0 या 4x+3 = 5। जब भी ये इक्वल टू का साइन आ जाता है ना बच्चा, तो वो बन जाती है इक्वेशन। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। एक्सप्रेशन क्या, कोई भी चीज एक्सप्रेस कर दी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड के साइन के साथ, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा गया है, ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेटर। अलजेब्रिक ऑपरेटर क्या, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे होते हैं अलजेब्रिक ऑपरेटर। उनकी हेल्प से कोई भी चीज लिखी जा रही है मैथमेटिकली, उसको आप एक्सप्रेशन कहोगे। कंडीशन अप्लाई, यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं आता है, यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं आता है। देखो ये लीनियर पॉलिनोमियल लिखा है 4x+3, ये 2y आपका लीनियर पॉलिनोमियल लिखा है, ये 3z आपका लीनियर पॉलिनोमियल लिखा है ना, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, ये 1 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो ये सारे एक्सप्रेशन है, ये सारे क्या है, एक्सप्रेशन। ये सारे क्या है, एक्सप्रेशन, क्योंकि 1x⁴ है ना यहाँ पे, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ये समझ में आ गया, ये इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से इसको करना हो 4x/3 = 0, ठीक है, तो इक्वल टू का साइन आ गया तो वो इक्वेशन हो जाएगी। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। तो अब हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, लीनियर इक्वेशन। तो उसको 2 वेरिएबल को देखने के पहले 1 वेरिएबल में बात करते हैं। तो अभी हाल मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कभी लिखना है तो ax+b = 0, ये होता है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 और ab बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर, ठीक है। ये आपकी लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है। यहां पे क्या कह रहे हैं, यहां पे हम कह रहे हैं कि भैया देख लो आप, इसमें कितने वेरिएबल है, ये जो a और b है ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये नंबर्स है ना, इनको वेरिएबल मत समझ लेना। कुछ बच्चे a और b को भी वेरिएबल समझ लेते हैं और बोलते सर यहां तो 3 वेरिएबल है ना, a x b। नहीं, इसका मतलब है a कोई नंबर है, मतलब ये मैं एग्जाम्पल कभी नंबर के फॉर्म में लिखूं तो कुछ इस प्रकार, ये मेरा जो इक्वेशन है इसको मैं बोलूंगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है दैट इज x। अब इसमें आती है बात सॉल्यूशन की, कि यार सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन बोलूं मैं या रूट बोलूं, सॉल्यूशन बोलूं या रूट बोलूं। तो सॉल्यूशन बोले कोई, क्या सॉल्यूशन बताओ इस लीनियर इक्वेशन का, या रूट बताओ इस लीनियर इक्वेशन के, दोनों बात एक ही है। आप क्या निकाल रहे हो, बेसिकली इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल रहे हो। तो 4x+3 = 0 लिखा, तो यहां से इसको इक्वेट किया अपन ने 0 के साथ, तो अब देखो ये 3 उधर जाएगा तो 4x = -3 आएगा, x = -3/4। ये जो है ये सॉल्यूशन है इस लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का। ये बात आप लोग सब जानते हैं, केवल रिवाइज करा रहा हूं। तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये बात आ गई समझ में। अब बात आती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो वो कैसी दिखती है, तो वो उसमें 2 वेरिएबल आ जाएंगे, ax + by + c = 0। ax + by + c = 0। इस तरीके से कोई आपको इक्वेशन दिख रही है जहां पर 2 वेरिएबल है, कौन कौन से दिख रहे हैं वेरिएबल, x और y। ये बदल सकते हैं, u और v भी हो सकता है ना। तुम्हारा नाम मानो m से शुरू होता है, मेरा नाम s से शुरू होता है, तो m और s भी हो सकते हैं। वेरिएबल्स कैन बी एनीथिंग, मैंने बोला था वेरिएबल बदलते रहते हैं। मेरे को एक्स वाई वेरिएबल तुम्हें दिखेंगे हमेशा, इसलिए मैंने जनरल फॉर्म में लिख दिया। जनरल रिप्रेजेंटेशन है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। यहां पे बात इंपॉर्टेंट है कि यार ये जो a है और ये जो b है, a और b ये क्या होते हैं, a और b ये जो होते हैं ये नॉट इक्वल टू 0 होंगे।
कभी इनमें से कोई एक भी जीरो हो जाएगा। मानो ए जीरो हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। भाई ए जीरो हो गया मतलब ये वाली टर्म जीरो हो गई, तो बी वाई प्लस सी, अभी जो पिछला फॉर्म पड़ा था वो वाला फॉर्म बन गया, मतलब एक ही वेरिएबल है ना, वाई वेरिएबल है इसमें। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कब बोलेंगे? जब इनके एक्स और वाई के दोनों के कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू जीरो होने चाहिए। ये बेसिकली क्या है? ये ए और बी है क्या? बेसिकली ये कोफिशिएंट है। ये बेसिकली क्या है? कोफिशिएंट्स है। किसके? वेरिएबल्स के। कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स। ये बातें सबको समझ में आ रही होगी क्योंकि पॉलिनोमियल्स में हम लोगों ने कुछ बातें कर रखी हो, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट होते हैं ए और बी, ठीक है। अब यहां पे भी ए बी सी ये सब बिलोंग्स टू होते हैं रियल नंबर ही। ए बी सी ये सब होते हैं बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इसके भी मैं कभी सॉल्यूशंस की बात करूं, इसके भी मैं कभी सॉल्यूशंस की बात करूं, क्या सॉल्यूशंस क्या होंगे? सॉल्यूशंस क्या होंगे इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के? तो फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल ले लिया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 ये आपका जनरल फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। जनरल फॉर्म क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इसको जनरल फॉर्म में पहले बना लो। तो ये बना 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। हमेशा RHS में 0 बना लेना और बाकी जो भी चीजें उनको LHS में लेके आ जाओ। दो वेरिएबल दिख रहे हैं, दोनों वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है और तीनों जो कांस्टेंट टर्म है ए बी सी वो रियल नंबर को बिलोंग कर रही है। तो ये एग्जांपल हो गया अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल तो हो गया, इसके कभी तुमसे कह रहा है सॉल्यूशन निकालो, तो मेरे बच्चा लोग इसके सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइट। इसके सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइट। व्हाई इनफाइनाइट? क्योंकि याद आ रहा है कुछ, जब लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ाया था ऐसी कोई टेबल अपन ने 9th में बना रखी है। यहां लिखने का x, यहां लिखने का y। x की अलग अलग वैल्यू लेते जाओ, y की अलग अलग वैल्यू आती जाएगी। x की अलग अलग वैल्यू लेते जाओ, y की अलग अलग वैल्यू आती जाएगी। एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। x की वैल्यू 0 ले ली, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 5/3। भाई x को 0 रखोगे तो 3y बराबर 5, y बराबर 5/3। बात समझ में आ रही है? अब y को 0 रख दिया तो x क्या आ रहा है? देखो y को 0 रख दिया तो x क्या आ रहा है? 5/2। बटे मतलब डिवाइड, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाय 2, 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब देखो क्या करें, एक बार x को 1 रख लेते हैं, एक बार x को 1 रख लेते हैं। x को 1 रखा तो ये क्या बन रहा है? 3y इक्वल टू -3 उधर जाएगा तो 1 1। देखो जब x1 y1 तो 1,1 3 पॉइंट निकल गए ना। इन तीनों पॉइंट को क्या करोगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लॉट करोगे। कौन कौन से पॉइंट को? 0,5/3, 5/2, 0 एंड 1,1। इन तीनों पॉइंट को कहां पे प्लॉट किया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कोऑर्डिनेट प्लेन पे y एक्सिस x एक्सिस बनाकर, और इन तीनों को ज्वाइन कर दिया। इन तीनों को ज्वाइन कर दिया। इन तीनों को ज्वाइन करने के बाद देखो मैं ज्वाइन करके बताता हूं। इन तीनों को ज्वाइन करने के बाद क्या बनेगा? देखो ये अपनी मानो y एक्सिस है ना, ये मानो अपनी x एक्सिस है। सीधी नहीं बनी लाइन मुझसे, एक बार वापस से ट्राई करेंगे अपन। थोड़ी सी सीधी लग रही है क्या? चलेगा, समझ में आ रहा है ना। अब देखो तुम लोगों को क्या क्या पता है। ये होती है पॉजिटिव y एक्सिस, ये होती है पॉजिटिव x एक्सिस, ये होती है नेगेटिव y एक्सिस, ये होती है नेगेटिव x एक्सिस। तो इधर -x लिख दो, इधर -y लिख दो। ये होती पॉजिटिव y एक्सिस है। ये जो है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये होता है 0,0, क्योंकि यहां पे x कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और y कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। अब अपने तीनों पॉइंट क्या क्या थे? अपने तीनों पॉइंट देखो ध्यान से क्या क्या है। 0,5/3, 0,5/3। देखो क्या होगा, देखो यहां पे 1 होगा, कहीं पे यहां पे 2 होगा, यहां पे 3 होगा, यहां पे 4 होगा। इसी तरीके से यहां पे 1 होगा, यहां पे 2 होगा, यहां पे 3 होगा, यहां पे 4 होगा। इसी तरीके से यहां -1, -2, -3,
-4, इसी तरीके से यहाँ पे -1 -2 -3 -4। अब ध्यान से देखना, ये सब तुमको ग्राफ पेपर पे बनाना है। ग्राफ पेपर कभी अभी तक तुमने नहीं लिया, क्योंकि मैंने पॉलिनोमियल में भी तुमको बोला था ग्राफ पेपर ले लेना यार। ये पूरा चैप्टर की जो ये वाली एक्सरसाइज है, ये ग्राफ पेपर के बिना तुमसे सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे। तो ग्राफ पेपर लेके बैठो तो फील आएगा कि अपन कर क्या रहे हैं। अब देखो बच्चा, क्या क्या पॉइंट है अपने पास। एक है 0,5/3, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 5/3 है। 5/3 क्या होता है, 1 और 2 के बीच में कहीं पे आएगा, यहां कहीं पे आएगा 5/3, यहां कहीं पे आएगा 5/3। भाई 0,5/3 ये वाला पॉइंट होगा 0,5/3, ठीक है। 1,1 ये वाला पॉइंट हो गया 1,1, ठीक है। 1 एक्स में भी 1, वाई में भी, इधर इसको अच्छे से बनाते हैं थोड़ा, एक्स में भी 1 और वाई में भी 1। पेन बदल ले क्या, ये आ गया आपका 1,1, ठीक है। ये आ गया 0,5/3, ये आ गया 1,1, और एक और पॉइंट क्या है 5/2,0। एक्स की वैल्यू 5/2 मतलब 2.5 यहां कहीं आएगा, 5/2,0 मतलब यही वाला पॉइंट है ना। इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करना है। तो देखो ये तुम्हारी स्ट्रेट लाइन हो गई, ये तुम्हारी स्ट्रेट लाइन हो गई। ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन निकलेगी, स्केल से ज्वाइन करना, सीधी लाइन खिंचा जाएगी। बस 3 पॉइंट तुमको प्लॉट करने और ये ज्वाइन हो गई, ये ज्वाइन हो गई। ये जो स्ट्रेट लाइन है ना बच्चा, ये से इनफाइनाइट तक जा रही है, सीधी लाइन है। हाँ ये सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है। इसको ऐसे समझे, सीधी लाइन जा रही है, ऐसा नहीं है टेढ़ी जा रही है। ये जो इधर से चल रही है वैसी की वैसी ऐसे आगे बढ़ रही है, और वैसी की वैसी इधर भी ऐसे आगे बढ़ रही है, ठीक है। इग्नोर करना मेरी ड्राइंग को, फील आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। हमने तीनों पॉइंट को प्लॉट किया ग्राफ पेपर पे और लाइन खींच दी स्केल से। तीनों पॉइंट लगा दिए, लाइन खींच देना स्केल से, ये तुम्हारा बन गया ग्राफ पे तुम्हारे सॉल्यूशन। अब देखो यहां पे तो इनफाइनाइट पॉइंट है ना, अब इस लाइन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, इस लाइन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, इस लाइन पे तो इनफाइनाइट होंगे। एक्स की वैल्यू -4 रखोगे तो वाई की कुछ और आएगी, और -4 और -3 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई जिसपे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट लाई करते हैं। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब अनगिनत। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स will lie on this straight line, will lie on this straight line। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? Infinite number of points will lie on this straight line, and that all infinite number of points are actually the solution of linear equation in 2 variables। उसी को solution भी बोलते हैं। ये जो आए ना, यही basically solutions है, यही बेसिकली सॉल्यूशन है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। ग्राफ बना लोगे सब लोग, ये पढ़ रखा था आप लोगों ने, एक बार रिकॉल करा दिया। अब देखो ये तो एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बन गया। अब हमारा चैप्टर क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब तुमको 2 इक्वेशन दे रखी होगी 2 वेरिएबल्स में, एक इक्वेशन का ग्राफ ऐसा बना, किसी और का कुछ और बनेगा। उन दोनों लाइनों को देखकर तुम्हें पता लगेगा कि उसका सॉल्यूशन क्या है। करेंगे वो भी, बढ़ते हैं आगे। पहले एक सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा साइड में होता हूं, वीडियो को पॉज करने का, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का बच्चा बनना चाहिए। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट दिस पॉइंट 3, a lies on the line represented by 2x minus 3y equal to 5। 2x minus 3y equal to 5 है ना। समझो, पहली चीज अपन ये जो पॉइंट लिखते हैं ये कैसे लिखते हैं, x, y के फॉर्म में। पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। देखो 0,5/3 लिखा, तो यहां पे x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 5/3 है। फिर यहां पे 1,1 लिखा अपन ने, x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 1 है। यहां पे x कोऑर्डिनेट 5/2 है, y कोऑर्डिनेट 0 है। तो अपन लिखते कैसे, x, y। x अपनी होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस,
y होती है अपनी वर्टिकल एक्सिस। ये सब चीजें आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रखी है, ठीक है। अब देखो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। पॉइंट क्या है, 3, a लाइज ऑन दिस लाइन। इसका मतलब क्या है कि ये जो 3, a है, इसको कभी मैं इस लाइन में पुट करूंगा तो ये सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। तो बेसिकली हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 5। इसको अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, 2x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब जो अपने पॉइंट है दैट इज 3, a, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू a है। मैंने क्या बोला था, पहले कोऑर्डिनेट x का लिखते हैं, फिर दूसरा कोऑर्डिनेट y का होता है। तो x बराबर 3 है, y बराबर a है, पुट कर दो। 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आ गया 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 3a। यहां से आया a बराबर 1/3। a बराबर 1/3। बहुत ही बेसिक सवाल था, 2019 में आया था 2 नंबर में। मेरे ख्याल से सबको ये बात समझ में आ गई होगी। करना क्या है भाई, x, y के फॉर्म में आपके कोऑर्डिनेट लिखे होते हैं। कोई भी कोऑर्डिनेट होगा, कोई भी कोऑर्डिनेट है तो वो लिखा होगा x, y के फॉर्म में, वो लिखा होगा x, y के फॉर्म में। और वो कोऑर्डिनेट x, y के फॉर्म में, तो x की वैल्यू यहां से 3 हो गई, y की वैल्यू a हो गई, पुट कर दिया इक्वेशन में, क्योंकि वो उस लाइन पे लाई कर रहा है। इस लाइन पे 3, a लाई कर रहा है। समझ पा रहे हो, मतलब 2x माइनस 3y की लाइन बनाओगे तो उस पे 3, a लाई कर रहा है, मतलब वो उसका सॉल्यूशन है। ये इनडायरेक्टली पता क्या कह रहा है, 3, a is the solution of line, क्या लाइन थी, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। ये मतलब है इसका। आ गई बात समझ में, तो ये हो गया। बड़े आगे चलो। अब देखो, अब बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो हमारा टॉपिक है। हेडिंग डाल लो, अब समझना ध्यान से। तो देखो, अब मेरे को 2 लीनियर इक्वेशन लिखनी है 2 वेरिएबल की, तो मैं कैसे लिख लेता हूं, है ना। मेरे को कोफिशिएंट अलग अलग मानने पड़ेंगे। तो मैंने एक इक्वेशन मान ली, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखो, इन दोनों इक्वेशन के कभी मैं ग्राफ बनाऊंगा, ये मेरी y एक्सिस है, ये मेरी x एक्सिस है। इन दोनों इक्वेशन के कभी मैं ग्राफ बनाऊंगा तो मानो a1x प्लस b1y प्लस c1 का ग्राफ कुछ ऐसा गया, है ना। ये गया ग्राफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 का ग्राफ, कुछ इस प्रकार से, है ना बच्चा, इस प्रकार से गया। और इसका ग्राफ a2x प्लस b2y प्लस c2 का ग्राफ मानो ऐसा गया, ये a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का ग्राफ। मतलब ये दोनों लाइन यहां पे इंटरसेक्ट हो रही है, ये दोनों लाइन यहां पे इंटरसेक्ट हो रही है, इसके अलावा कहीं इंटरसेक्ट होगी नहीं। अब इसको कितना भी तुम आगे एक्सटेंड कर दो, इसको कितना भी आगे एक्सटेंड कर दो, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये माना मैंने P पॉइंट, ये जो P पॉइंट है दिस इज बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, दैट इज एक्चुअली द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसका मतलब क्या है समझना ध्यान से, इसका मतलब क्या है ध्यान से समझना। देखो मतलब क्या है, बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं कि यार मैंने माना a1x प्लस b1y प्लस c1 ये ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 ये ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दोनों इंटरसेक्ट हो गई पॉइंट P पे। तो मानो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है मैंने माने अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, बच्चा कहता है सर ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या है, ग्रीक लेटर है। भाई मैंने ABC यहां मान लिया,
एक्स वाई मैंने वेरिएबल मान लिए, तो अब मेरे को कोई और वेरिएबल चाहिए था, तो मैंने उस वेरिएबल को मान लिया अल्फा कॉमा बीटा। मतलब यहाँ पे ये जो पी पॉइंट है ना, यहाँ पे एक्स की वैल्यू अल्फा है, वाई की वैल्यू बीटा है। ये बेसिकली तुम्हारे 2,3, 4,5 इस तरीके से कोई पॉइंट आएगा। मतलब ये जो पॉइंट होगा ना, ये बेसिकली क्या होगा कि भाई जो एक्स का कोऑर्डिनेट यहां से लेके यहां तक में है, और वाई का मतलब कुछ एक्स कॉमा वाई में कोई नंबर आएंगे कि 3,2, 1,2, 4,2 इस तरीके से। ठीक है, तो यार ये अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब ये जो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अपन ने मान लिया कुछ समय के लिए कि ये अल्फा कॉमा बीटा है। ये पॉइंट पी मेरा अल्फा कॉमा बीटा है। इसका मतलब पता है क्या है? अल्फा कॉमा बीटा ब्लू लाइन पे भी है, अल्फा कॉमा बीटा ग्रीन लाइन पे भी है। मतलब अल्फा कॉमा बीटा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब जब तुम एक्स की जगह अल्फा रखोगे, वाई की जगह बीटा रखोगे, तो पहली इक्वेशन भी जीरो आएगी। सेकेंड इक्वेशन में भी एक्स की जगह अल्फा रखोगे, वाई की जगह बीटा रखोगे, तो सेकेंड इक्वेशन भी जीरो आएगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब जो भी तुम्हारा सॉल्यूशन होगा ना, वो डेफिनेटली दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखो दो लाइनों में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग हो जाए, दिस वुड बी द केस, या ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरी x एक्सिस है ना। एक लाइन मैंने बनाई कुछ ऐसी, एक लाइन मैंने बनाई कुछ ऐसी। ये मेरी जो ग्रीन लाइन है, इसकी इक्वेशन मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और जो मेरी येलो लाइन है, उसकी इक्वेशन है मानो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये भी हो सकता है कि दोनों लाइनें पैरेलल हो जाए। ये दिख नहीं रही होगी तुमको पैरेलल, पर इसको समझो कि ये दोनों लाइन कभी इंटरसेक्ट ही नहीं हो रही है। ये ग्रीन लाइन और येलो लाइन पैरेलल लाइंस है। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों लाइनें क्या हो जाए, पैरेलल। तो जब दोनों लाइनें पैरेलल हो जाती है, उस केस में आपको नो सॉल्यूशन मिलेंगे। नो सॉल्यूशन मतलब क्या? सॉल्यूशन मैंने क्या बोला था? कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइंस। सॉल्यूशन क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में? कॉमन पॉइंट जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे, मतलब इन दोनों का बेसिकली इंटरसेक्शन पॉइंट। पर कभी दोनों पैरेलल हो गई तो कोई इंटरसेक्शन ही नहीं आएगा, कभी दोनों पैरेलल हो गई तो कोई इंटरसेक्शन ही नहीं आएगा। तो बेसिकली उस केस में तुमको क्या मिलेंगे? नो सॉल्यूशन। उस केस में तुमको क्या मिलेंगे? नो सॉल्यूशन। उस केस में हम इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कोई सॉल्यूशन ही नहीं देता है, तो उस केस में अपन उस पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ये इंप्लाइज कि नो सॉल्यूशन। इट इंप्लाइज क्या? कि कोई सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा है। मतलब जब भी दो लाइनें पैरेलल हो गई, मतलब जीरो आएंगे सॉल्यूशन। कभी जीरो सॉल्यूशन आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपका जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है वो इनकंसिस्टेंट है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कब कंसिस्टेंट लिखना है, कब इनकंसिस्टेंट। केवल इतना याद रखो, जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं आए, उस केस में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को टू वेरिएबल को क्या बोलोगे? इनकंसिस्टेंट। इस केस में जो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, ये दोनों लाइनों का कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हो गई, ये कभी इंटरसेक्ट ही नहीं होगी। पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं होती है। तो एक केस ये हो सकता है। एक केस मैंने तुमको बता दिया ये वाला, जिसमें तुम्हारा एक सॉल्यूशन आ रहा है। इस केस में कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं? वन सॉल्यूशन। मतलब कह सकता हूं यूनिक सॉल्यूशन। मतलब कह सकता हूं यूनिक सॉल्यूशन। तो जब लाइनें इंटरसेक्ट हो जाती है, उस केस में तुमको मिलता है यूनिक सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन होता है दैट इज एक्चुअली योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दैट इज योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वही तुम्हारा यूनिक सॉल्यूशन होता है। और इस केस में अपन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। क्योंकि कभी कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एक सॉल्यूशन भी दे दे तो वो आ जाती कैटेगराइज में कंसिस्टेंट की। इसमें एक केस और होता है, यह तुम्हारा केस वन हो गया कि भैया लाइनें क्या हो गई? इंटरसेक्ट।
ये तुम्हारा केस 2 हो गया। लाइनें क्या करा दी हमने, पैरेलल, है ना। लाइनें तो तुम प्लॉट कर लोगे, लाइनें तो तुम प्लॉट कर लोगे। हर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का टेबुलर फॉर्म बनाना, हर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का टेबुलर फॉर्म बनाना, है ना। हर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का टेबुलर फॉर्म बनाना, एक्स और वाई की वैल्यू रखना, एक्स की वैल्यू 0 रखी, वाई में क्या आ रहा है, वाई को 0 रखा है, एक्स क्या आ रहा है, एक्स को 1 रखा, वाई क्या आ रहा है। इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन खींच दी। ऐसे ही a2x प्लस b2y का अगेन एक टेबुलर बनाना, है ना। ये टेबुलर फॉर्म पता है आपको बनाना, है ना। तो ऐसा बनाया, इसका भी अपन ने एक्स वाई का वैल्यू निकाला और इसको भी खींच दिया। तो जब दोनों के ग्राफ बनाओगे तो समझ में आएगा कि लाइनें पैरेलल है, मतलब नो सॉल्यूशन। लाइनें इंटरसेक्टिंग है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। उस केस में जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको क्या बोलोगे, कंसिस्टेंट। उसको क्या बोलोगे, कंसिस्टेंट। इस केस में क्या बोलोगे, इनकंसिस्टेंट। एक और केस होता है, एक और केस होता है, केस 3। वैसे ये होता आंखों का धोखा है, ये केस होता है आंखों का धोखा। रहती एक ही लाइन है पर वो 2 इक्वेशन बना देती है, रहती एक ही लाइनें हैं पर वो दिखाती 2 इक्वेशन को है। बात समझना कि यार कभी ऐसा हो जाए, ये मेरी y एक्सिस है, ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी कोई लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सब वही बात, a1 b1 नॉट इक्वल टू 0, a1 b1 c1 बिलोंग्स टू रियल नंबर। मैंने एक और लाइन खींच दी, मैंने एक और लाइन खींच दी इसी के ऊपर, मैंने एक और लाइन खींच दी इसी के ऊपर, इस तरीके से, मतलब उसके ऊपर ही कोइंसाइड कर दी। तुम समझना, तुम्हारी एक नोटबुक है, उस नोटबुक के ऊपर तुमने सेम साइज की नोटबुक रख दी। तुम ऊपर से देखोगे तो तुमको दिखेगी तो एक ही लाइन, कभी मैं बोर्ड पे से देखूं तो मेरे को दिखेगी तो एक ही लाइन, है ना, दिखेगी तो एक ही लाइन, पर है वो 2 लाइन, एक ब्लू लाइन है एक ग्रीन लाइन है। पर अपने को जब अपन ऊपर से देखेंगे, क्योंकि ये 2 प्लेन है, तो लाइन अपने को एक ही दिखेगी, पर वो 2 इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। जो ग्रीन लाइन है उसकी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब तुम बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है कि सर 2 डिफरेंट इक्वेशन पे एक जैसी लाइन प्लॉट हो रही है। तो बिल्कुल एग्जांपल ले लो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 2x प्लस 4y इक्वल टू 8। इन दोनों का ग्राफ बनाओ, इन दोनों का ग्राफ बनाओ, तुमको दिख जाएगा कि दोनों लाइनें क्या हो रही। देखो दोनों डिफरेंट इक्वेशन है, क्योंकि a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 2 है, मतलब a1 b1 c1 की वैल्यू अलग है a2 b2 c2 से। तो ये दोनों डिफरेंट लाइन्स है ना, ये दोनों डिफरेंट लाइन्स है। पर एक्चुअली कभी मैं देखूं ना 2 कॉमन निकाल लूं, कभी मैं 2 कॉमन निकाल लूं इधर से, तो ये बन रहा है x प्लस 2y, और इधर से भी मैंने 2 कॉमन निकाल लिया तो ये 2 इंटू 4 बन रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये वही बन रहा है x प्लस 2y इक्वल टू 4। मतलब बन पहली वाली रहा है, पर कैंसिल करे बिना कभी मैं देखूं इसको और इसको, तो ये मेरे को 2 लाइनों को रिप्रेजेंट करा रहा है। तो जब भी इस तरीका केस आए कि बेसिकली तुमको मैं तीनों के ऐसे ग्राफ बार बार बनाने नहीं पड़ेंगे, तुम केवल इक्वेशन को देखोगे और तुमको पता लग जाएगा कि लाइनें कोइंसिडेंट है, लाइनें पैरेलल है, कि लाइनें इंटरसेक्टिंग है। जब ये वाला केस होता है, जब ये वाला केस होता है कि लाइन एक के ऊपर एक आ गई, मतलब अपन क्या बोलेंगे उन लाइनों को, दैट विल बी माई कोइंसिडेंट लाइन्स। कोइंसिडेंट लाइन्स कभी हो जाती है तो उस केस में हमारे जो सॉल्यूशंस होते हैं वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, हर एक पॉइंट बेसिकली सॉल्यूशन होगा, 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 है ना। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए, ये लाइनें तो चल रही है इनफाइनाइट पॉइंट तक, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए। ये जो मैंने व्हाइट वाले बनाए हैं ये बेसिकली कुछ सॉल्यूशन है, कुछ और है, इनके बीच में भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो जब भी इस तरीके का केस हो कि लाइन एक के ऊपर एक आ गई, तो सॉल्यूशन कितने हो गए, मैंने क्या बोला था, इंटरसेक्शन पॉइंट लाइनों का, दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन, मतलब जब तुम दोनों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के ग्राफ बनाओगे तो वो जहां जहां इंटरसेक्ट करे, कभी कोइंसिडेंट लाइन है तो हर एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट हो रही है, हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस
होंगे। इस केस में भी अपन क्या बोलेंगे कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट कब बोलते हैं, जब किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो, मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस हो या कोइंसिडेंटल लाइंस हो, उस केस में अपन उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। केवल एक केस में इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, जब नो सॉल्यूशन आता है, जब दोनों लाइनें पैरेलल होती है, उस केस में अपन बोलते हैं कि यार जो हमारा सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है। अब यहां पर आपको एक बात याद रखनी है, जब भी आपको ऐसी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रखे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, हर बार ग्राफ तो बनाओगे नहीं, क्योंकि कभी आप हर बार ग्राफ बनाओगे तो आपके 5 से 6 मिनट खत्म हो जाएंगे दो लाइनों को खींचना। इट इज अ वेरी लेंथी अप्रोच। आपके लिए एक शॉर्टकट आपको, और ये आप अप्लाई भी कर सकते हो, पर हां कभी सवाल में लिखा है सॉल्व ग्राफिकली, कभी सवाल में लिखा है सॉल्व ग्राफिकली, तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। फिर आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, फिर आपको आलस नहीं दिखाना है, आपको ग्राफ बनाना है। पर कभी वो केवल पूछ रहा है कि यार ये पेयर ऑफ, मतलब ऑब्जेक्टिव में आ गया कि यार इस सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हैं, तो या तो 0 होंगे या 1 होगा या इनफाइनाइट होगा। ये तीन केस ही हो सकते हैं, या तो लाइन इंटरसेक्टिंग हो, या तो लाइन पैरेलल हो, या तो लाइन कोइंसिडेंटल हो। एक के ऊपर एक चढ़ जाए, एक के ऊपर एक चढ़ जाए। तो ये आपके सॉल्यूशंस का तीन कैटेगरी मैंने आपको बताई। तो अब उसको आपको देखना हो अलजेब्रिकली, तो उसको कैसे देखोगे, तो देखो उसको कैसे देखोगे, देखो पहला केस, केस 1, a1 अपॉन a2 कभी नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो इस केस में मैं बोलूंगा कि लाइनें कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइनें हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, और जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, लाइनें इंटरसेक्टिंग हो गई और जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो 1 है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। इसका मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, जहां पे भी ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट होगी। ये सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं SOL, और सुपर स्क्रिप्ट पे जो n लगा रहा हूं, ये शॉर्ट फॉर्म में सॉल्यूशन को लिखने का तरीका है, कंफ्यूज मत होना ये क्या लिख दिया आपने। ये बेसिकली मैंने लिखा है सॉल्यूशन, क्या लिखा है, सॉल्यूशन, ठीक है, ये सॉल्यूशन लिखा है, यूनिक सॉल्यूशन, इस तरीके से। ठीक, केस 2 क्या बताया था, केस 2 कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस केस में ये जो केस है, ये केस है आपकी जो लाइनें हैं दैट विल बी पैरेलल लाइंस, दैट विल बी पैरेलल लाइंस। इस केस में आपको 0 सॉल्यूशन मिलेंगे, इस केस में आपको 0 सॉल्यूशन मिलेंगे, 0 सॉल्यूशन मिलेंगे, या मैं बोलूं नो सॉल्यूशन मिलेंगे, नो सॉल्यूशन मिलेंगे। केस 3 जो मैंने बताया, केस 3 कोइंसिडेंट लाइंस वाला, वो बनेगा जब a1 अपॉन a2 इक्वल हो जाए b1 अपॉन b2 इक्वल हो जाए c1 अपॉन c2 के। इस तरीके का कोई केस आ रहा है, इसका मतलब है कि जो आपकी लाइनें हैं वो कोइंसिडेंट लाइंस हैं, और आपके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई, जो आपके सॉल्यूशंस होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। कभी a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2। यहां पे ये सब बातें तो लिख ही देना कि a1 नॉट इक्वल टू 0, b1 नॉट इक्वल टू 0, a2 नॉट इक्वल टू 0, b2 नॉट इक्वल टू 0, और a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू, ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। पता तो होगी ये सब बातें, ये आपने लिख लिया होगा। तो केवल इक्वेशन को देखेंगे, मुस्कुराएंगे और बता देंगे बिना ग्राफ बनाए कि लाइन के कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। या तो लाइंस जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, मतलब ये दो आपको
एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये दूसरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसीलिए इसका नाम हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे? या तो एक होगा, या एक भी नहीं होगा, या इनफाइनाइट होंगे। इनको देखकर, केवल इनको देखकर आप बता पाएंगे। कुछ सवाल करते हैं, कुछ सवाल करते हैं, कुछ बवाल करते हैं, कुछ मजेदार आपसे कुछ सवाल करवाते हैं। तो फटाफट फर्स्ट वाला, मानो मैंने एक इक्वेशन दे दी 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, 3x प्लस 4y इक्वल टू 7, 7x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0, 14x प्लस 10y प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है। थर्ड, 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 2, 7x प्लस 14y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। रुक जाओ, इसको लिख लो प्लस 8, है ना। और इसको कर लो 4x प्लस 6y प्लस 16 इक्वल टू 0। बताओ पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर। पहले का क्या आंसर होगा? पहला क्वेश्चन देखा a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू 2 है तो 2 अपॉन 3। वीडियो को पॉज करने का, सबके आंसर कमेंट करने का, उसके बाद सॉल्यूशन देखने का, क्योंकि बहुत बेसिक है, केवल अप्लाई करना सिखा रहा हूं। 3/4 इनको उधर भेज के आप वैल्यूज लिखोगे। हाँ, -4 अपॉन -7, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताया मैंने, a1x प्लस b1 प्लस c1, RHS में 0 होना चाहिए। तो ये उधर जाएगा तो -4 आ जाएगा, और ये उधर जाएगा तो -7 आ जाएगा। तो c1 और c2 की वैल्यू -4 और -7 है। यहां पे गलती मत करना, ठीक है। अब ये तो बेसिकली कैंसिल हो जाएगा, तो तुम बोलोगे 4/7 भी लिख सकते हो। देखो अगला सवाल, इसको मानो मैंने 2 को इधर लिख दिया, इसको मानो मैंने 2 को इधर लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, है ना। इस तरीके से देखो इसको जरा, कि यार ये मैंने इक्वल टू जो मेरा 4 है वो ऐसा लिख दिया। ठीक, अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखते हैं। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया, 2 की जगह 4 कर दिया। अब देखो 7 अपॉन 14, क्या ये इक्वल है 2 अपॉन 3 इक्वल है क्या 3 अपॉन 4 के? नहीं। इक्वल है क्या? नहीं। तो देखो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। भाई 2 अपॉन 3 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के। मतलब ये जो पहला केस है, ये जो पहला केस है, पहले केस को ही समझ लो पहले, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जो पहला केस है उसमें क्या आ गया, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब ये पहली कंडीशन ही आ गई। तो इसका मतलब है कि लाइनें कैसी है, इंटरसेक्टिंग। लाइनें कैसी है, इंटरसेक्टिंग। अब दूसरा वाला देखो 7 अपॉन 14, 7 अपॉन 14 इज इक्वल टू 5 अपॉन 10 इज इक्वल टू -2, इसको उधर भेजोगे -4। कभी तुम डायरेक्टली लिख दोगे +4 तो वैल्यू अलग आ जाएगी। तो इस 4 को अपने को उधर भेज के पहले 14x प्लस 10y -4 के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि मैंने बोला था RHS में 0 होना चाहिए। यहां RHS में 0 था, इसलिए -2 का -2 ही लिख दिया, ये 4 का -4 हो जाएगा। इस तरीके से लिखा। आप देखो इसको ध्यान से, ये भी 1/2 हो रहा है, ये भी 1/2 हो रहा है, और ये भी 1/2 हो रहा है। तो a1 अपॉन a2 इक्वल आ गया b1 अपॉन b2 इक्वल आ गया c1 अपॉन c2। मतलब लाइनें कैसी है, को इंसिडेंट लाइनें हैं। और जब लाइनें को इंसिडेंट हो जाती है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाते हैं, इनफाइनाइट। इधर नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, 1, क्योंकि लाइनें कैसी है, इंटरसेक्टिंग। ये वाला देखते हैं। तो 5 अपॉन 7, फिर 10 अपॉन 14, फिर -2, और ये -4 इधर जाएगा तो +4 आएगा, है ना। ये -4 इधर जाएगा तो C2 की वैल्यू +4 होगी और C1 की वैल्यू -2 होगी। आराम से सब चीजें लिख पा रहे हो, कोई कंफ्यूजन किसी को तो नहीं हो रहा है। ये बेसिकली मैं लिख कैसे रहा हूं, क्योंकि इसको आपको a1x
प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से कंपेयर करना है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कंपेयर करना है। तो x का जो कोफिशिएंट है पहली इक्वेशन में उसको a1 बोल रहे हैं। अब यहां पे 14y प्लस 7x भी लिखा होता, मतलब यहां पे 14y लिखा होता और यहां 7x लिखा होता तो भी 5/7 करते, क्योंकि a2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। ये बात इंपॉर्टेंट है। तो अपन a1 अपॉन a2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x पहली इक्वेशन का, कोफिशिएंट ऑफ x दूसरी इक्वेशन, कोफिशिएंट ऑफ y पहली इक्वेशन का, कोफिशिएंट ऑफ y दूसरी इक्वेशन, कांस्टेंट टर्म पहली इक्वेशन की, कांस्टेंट टर्म दूसरी इक्वेशन की, पर सबको एलएचएस में बुलाकर, सबको एलएचएस में बुलाकर फिर अप्लाई करना। तो 5/7 10/14 -2/4, तो ये बात तो आ गई, ये दोनों बराबर है, पर ये इसके बराबर नहीं है, क्योंकि ये भी देखो 5/7 ही बन रहा है। तो a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, पर यहां पे आप देखें तो ये -1/2 बन रहा है, विच इज नॉट इक्वल। तो a1/a2 कभी इक्वल है b1/b2 के, पर नॉट इक्वल टू c1/c2 है। मतलब लाइनें कैसी है, पैरेलल है, और सॉल्यूशन कितने होंगे, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा थर्ड वाले का। फोर्थ वाले को कभी अपन देखे ध्यान से, फोर्थ वाले को कभी मैं ध्यान से देखूं तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, और आंसर भी निकाल लिया होगा। फोर्थ वाले को देखो, 2/4 इक्वल टू 3/6 बराबर ही आ रहा है 1/2 1/2। a1/a2 इक्वल आ गया b1/b2 के, और इक्वल आ रहा है 8/16 दैट इज c1/c2 के। तो ये आ गया कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। यहां पे भी सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट। अब कभी कभार पूछ लेता है कि इन तीनों में से, इन चारों में से ये बताओ कंसिस्टेंट कौन कौन दे रहा है सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या था कि अपने को वो सॉल्यूशन देखने जिसमें एक सॉल्यूशन आए, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन भी इंक्लूडेड है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी इंक्लूडेड है। पहले वाले में एक सॉल्यूशन आ रहा है तो पहला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कंसिस्टेंट है, दूसरा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है वो कोइंसिडेंट है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहा है तो वो भी कंसिस्टेंट है। तीसरा जो है वो नो सॉल्यूशन दे रहा है, तो नो सॉल्यूशन वाली तो इनकंसिस्टेंट हो जाती है। तो ये जो तीसरी इक्वेशन है दैट इज इनकंसिस्टेंट, और जो चौथा है वो वापस से क्या हो गया, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा आपका कंसिस्टेंट होगा, जो तीसरा वाला है वो इनकंसिस्टेंट है क्योंकि उसमें आपके सॉल्यूशन कितने आए, नो सॉल्यूशन। मतलब पैरेलल लाइंस वाला केस आपका इनकंसिस्टेंट होता है, बाकी दोनों केस आपके कंसिस्टेंट होते हैं। आई होप ये बातें आपको सबको समझ में आ गई होगी। बड़े आगे चलिए सवालों पर आते हैं, मचाने के माहौल पर आते हैं। पहला सवाल आप लोगों के लिए, राइट इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 2 2x माइनस वाई बराबर 1, हाउ मेनी सच लाइन्स कैन वी फाइंड। तो देखो अब यहां पे कुछ ग्राफिकली तो इन्होंने कुछ लिखा नहीं है, यहां पे इन्होंने ग्राफिकली तो कुछ लिखा नहीं, इन्होंने बोला है राइट एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो बेसिकली इन दोनों लाइनों का मैं क्वेश्चन को आपको समझा देता हूं। इन दोनों लाइनों का, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इनका जो सॉल्यूशन आएगा उस पॉइंट से जो लाइन निकलेगी उसकी इक्वेशन तुमको बतानी है। तो तुमको ग्राफ पेपर पे बनाना पड़ेगा, मैं एक रफ आइडिया दे देता हूं। ये अपनी y एक्सिस बनाई, ये अपनी x एक्सिस बनाई। जब तुम ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो सारी बातें समझ में आएगी। पहले मैं x प्लस वाई बराबर 2 का ग्राफ बना लेता हूं। तो x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया इसको। यहां पे मैंने बक्सा बनाया, ये बक्सा बनाना इंपॉर्टेंट है। यहां x लिखा, ये y लिखा, x को रखा 0 तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 2। फिर x को रखा, क्या y को रख दिया फिर 0 तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 2। ठीक, फिर x को रख दिया 1 तो y कितना आ रहा है 1। ये अपने 3 पॉइंट आ गए, बस ये 3 पॉइंट, एक बार x को 0 रख दो, एक बार y को 0 रख दो, फिर एक बार x को 1 रख दो, 3 पॉइंट आ गए, लाइन खिंचा जाएगी। तो देखो 0,2 ये अपना होता है 0,0। अब मैं पेन बदल लेता हूं,
0,2 कहां पे होगा, x0 y2, ये आ गया आपका 0,2, दिस विल बी 0,2, ये आपका कुछ होगा 0,1, इसी तरीके से इधर 1,0 और इधर आएगा 2,0, ये होगा 2,0, क्योंकि x यहां पे 2 है, y 0 होगा x एक्सिस पे, ये आपके पॉइंट हो गए, है ना। और एक 1,1 है, तो ये कहीं 1,1 आएगा इधर। तो बस इनको ज्वाइन करना है आपको, इनको ज्वाइन करना है आपको, इनको ज्वाइन करना है, इस तरीके से ज्वाइन किया, ये आपका 2,0 यहां मान लिया, ये अपनी एक लाइन हो गई, ठीक है, ये अपनी एक लाइन हो गई। दूसरी लाइन क्या बोल रहा है, दूसरी लाइन को भी लिख लो। दूसरी लाइन बोल रहा है 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0, है ना। वापस से बक्सा बनाया, एक्स वाई, x को 0 रखा, x को 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। x को 0 रखा तो y कितना आ रहा है, -1। अब y को 0 रख दिया तो x कितना आ रहा है, 1/2। अब x को 1 रख दिया, मानो x को 1 रख दिया तो y कितना आ रहा है, 2 - 1 दैट इज 1, तो 1,1 आ गया। जब x को 1 रख रहे हैं तो y क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है, तो 1,1। ये जो मेरी दूसरी लाइन है, ये भी जैसे ये वाला पॉइंट अपना 1,0 था, ये 0,1, ये बेसिकली 1,1 था, ये 1,1 से ये मेरी जो दूसरी लाइन है ये भी पास होगी। दूसरी लाइन का जब मैं ग्राफ बनाऊंगा, दूसरी लाइन का मैं ग्राफ बनाऊंगा तो 0,-1 कहां पे होगा, x 0 है, y -1 है, यहां कहीं पे होगा 0,-1। फिर है 1/2,0, तो 1/2,0 यहां कहीं पे होगा। और समझ पा रहे हो ना, x की वैल्यू 1/2 गाइस, आराम आराम से फील लेते हुए कि सर ये कोऑर्डिनेट कैसे लिख रहे हैं, तो हमें पता है यार कि यहां पे x1 होता है। देखो मैं पहले तुमको पूरा डिटेल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट बता दूं। यहां +1 आता है, येलो पेन से लिखते हैं इसको, यहां पे 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, इस तरीके से। इधर y -1 होता है, y -2 होता है, -3 होता है। इधर ऊपर 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3। तो ये नेगेटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, ये नेगेटिव y एक्सिस है। इस तरीके से आपको पता होगी सारी बातें। तो जो मेरी ग्रीन लाइन है तो 1/2 यहां कहीं पे होगा, क्योंकि 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में 1/2,0 आएगा, तो ये पॉइंट आ गया 1/2,0 और 1,1 से पास हो रहा है। तो देखो लाइन कुछ इस प्रकार खिंचाएगी, लाइन कुछ इस प्रकार खिंचाएगी। सॉरी मेरी ड्राइंग के लिए मुझे माफ करना, पर आप लोगों के पास तो स्केल होगा, है ना, तो स्केल से आप लोग बहुत प्यारी लाइनें खींच पाएंगे। ये कुछ बन गया अपना। अब तुम देख पा रहे हो ये ब्लू लाइन और येलो लाइन कहां पे इंटरसेक्ट हो रही है, 1,1 पे दिख भी रहा है, 1,1 इन दोनों का कॉमन पॉइंट है। तो ये 1,1 पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट हो गई। मतलब ये दोनों लाइनें कैसी नेचर की थी, इंटरसेक्टिंग, इनका एक ही सॉल्यूशन आया। अब तुमको एक ऐसी लाइन बनानी है, तुमको एक ऐसी लाइनें बनानी। पहले ये पूछ रहा हाउ मेनी सच लाइन्स कैन वी फाइंड, तो यार किसी भी एक पॉइंट से कितनी लाइनें पास हो सकती है, किसी भी एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती है। देखो मैं बताता हूं कैसे। मैंने ले लिया मानो कोई प्यारा सा रंग, हरा रंग ले लेते हैं। मैं बहुत ज्यादा ही जोश में आ गया हूं, है ना। ऐसा हो जाता है कभी कभार, आप जब ज्यादा जोश में आ जाते हैं तो फिर तो आप पूरे डायग्राम की 12 बजा सकते हो, है ना। कोई दूसरे रंग से और ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं। ये दिख रहा है रेड रंग, है ना। तो इस पॉइंट से तो बहुत सारी लाइनें जा सकती है ना बच्चा, इस पॉइंट से तो बहुत सारी लाइनें जा सकती है। इनफाइनाइटली लाइंस यू कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट 1,1। फॉर एग्जाम्पल x - y = 0, 2x, मतलब देखो 1,1 को सेटिस्फाई करे ऐसी लाइन बनानी है। तो देखो 1,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x - y को। अब 2 1 हो गया, तो 2 - y = 1। तो देखो ये भी 1,1 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां पे राइट एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो तुम बहुत सारी लाइनें बना सकते हो कि x = y एक लाइन हो गई, है ना, x + 2y = 3 हो गया,
2x प्लस वाई बराबर 3 हो गया। मतलब हर लाइन जो 1,1 को सेटिस्फाई करे, तो तुम अलग अलग कॉम्बिनेशन लेके अलग अलग लाइनें लिख सकते हो। और ये बात सबको समझ में आई कि 1,1 से तो इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ हो सकती है, किसी भी एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस खींच सकते हो। तो मैं बस बाकी सारी लाइनें मिटा रहा हूं, केवल ये अपनी 2 लाइनें रख रहा हूं। इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन से ड्रॉ हो सकती है 1,1 से। ये कुछ एग्जांपल लिख दिए मैंने, x बराबर y, x प्लस 2y इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, 2x माइनस वाई बराबर 1। देखो 1,1 को सेटिस्फाई कर रहे हैं ये सारे कॉम्बिनेशन, तो ये सारी लाइनें हो जाएगी। ये क्वेश्चन इसलिए कराना चाह रहे थे ताकि फील आ पाए, ये ग्राफ बना पा रहे हो, फील ले पा रहे हो। अब तुम देखो जो अपना शॉर्टकट था उससे भी देखो, अपना जो शॉर्टकट था उससे देखो a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 की वैल्यू देखो, a1 अपॉन a2 की वैल्यू देखोगे तो 1 अपॉन 2 है ना। b1 अपॉन b2 की वैल्यू देखो 1 अपॉन -1, क्या ये बराबर है? तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मतलब अपने को यहीं से ही समझ में आ गया था कि यार ये लाइनें तो इंटरसेक्टिंग लाइनें होंगी, और कभी इंटरसेक्टिंग लाइनें तो कोई एक सॉल्यूशन आएगा, और एक सॉल्यूशन, एक पॉइंट से, एक वन पॉइंट से यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइंस। फ्रॉम वन पॉइंट यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइंस, अलग अलग कॉम्बिनेशन लेके यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइंस। अरे एक पॉइंट है, ऐसी भी लाइन, 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 कितनी भी लाइनें ड्रॉ कर सकते हो किसी एक पॉइंट से, तो है ना। तो यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइंस फ्रॉम वन पॉइंट। तो एक ये चीज भी अपन ने क्रॉस वेरीफाई कर दी, जो हमने चीजें करी वो सारी सही है। बात समझ में आई? चलो एक और प्यारा सवाल बच्चा, सॉल्व ग्राफिकली। अब लिख दिया यहां पे ग्राफिकली द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये आपका है, क्योंकि अलजेब्रिक तरीका मैं तुमको सिखा दूंगा तो तुम कभी ग्राफ बनाओगे ही नहीं, क्योंकि है ना सॉल्यूशन निकालने के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में ये ग्राफिकल अप्रोच है। इसके अगले लेक्चरों में अपन अलजेब्रिक अप्रोच देखेंगे, जहां पे मैं तुमको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाऊंगा, एलिमिनेशन मेथड सिखाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड जो कि तुम्हारे सिलेबस से डिलीट हो गई है, उस पर चर्चा होगी। ठीक है, तो देखो क्या है, तुम्हारी पहली इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, और 3x प्लस 4y माइनस 21 इक्वल टू 0। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस। पहले तो इनका ग्राफ बनाओ, पहले तो इनका ग्राफ बनाओ। देखो ये लाइनों को कभी मैं ध्यान से देखूं तो 3/3 a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। देख पा रहे हो, 1 -1 के बराबर नहीं होता है। मतलब ये दोनों लाइनें कैसी है? इंटरसेक्टिंग लाइनें हैं, तभी वो कह रहा है एक ट्रायंगुलर रीजन बनेगा, मतलब इसका एक सॉल्यूशन आएगा। अब वो सॉल्यूशन निकालते हैं, आ जाओ ग्राफ पेपर पे। तो ये अपन ने बना दी y एक्सिस, ये अपन ने बना दी x एक्सिस, ये बना दी y एक्सिस। अब क्या कह रहा है? पहली इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 3, यहां पे इसका डब्बा बनाया अपन ने, ये डब्बा बनाना जरूरी है बस, x y। x को रख दिया 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4। x को रखा 0, भाई इस इक्वेशन में रख रहा हूं, x को 0 रख दोगे तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 4y उधर चल जाएगा, 4y बराबर 3 हो जाएगा, तो y बराबर 3/4 हो जाएगा। तो उस तरीके से सोचने का, y की वैल्यू आ गई 3/4। फिर y को 0 रख दिया तो x की वैल्यू आ गई -1, है ना। फिर x को 1 रख दिया, x को 1 रख दिया। अब x को 1 रख देंगे तो 3 + 3 6 आ जाएगा, और 6 उधर से 4y जाएगा, तो 6 अपॉन 4y मतलब 3/2 हो जाएगा। 3/2 y की वैल्यू आ रही है जब x को मैंने 1 रखा। तो x को 1 रख रहा हूं, तो 1 रख रहा हूं मतलब 3 × 1 माइनस 4y प्लस 3, ये हो जाएगा 6 बराबर 4y। तो y बराबर कितना आ गया? 3/2। इस तरीके से ये पहली इक्वेशन का बक्सा बन गया। अब दूसरी वाली का इधर बना लेते हैं। अगेन x को 0 रखने का, y की वैल्यू देखने का, फिर y को 0 रखने का, फिर x को 1 रखने का। x को 0 रखा दूसरी इक्वेशन में, दूसरी ये रही। x को 0 रखेंगे तो y कितना आएगा? 21/4, 21/4। फिर y को 0 रखा, जब y को 0 रखा तो x कितना आ रहा है? 7। जब x को 1 रखा, x को 1 रख रहे हैं तो y कितना आ रहा है? देखो -21 में +3 करेंगे
तो -18 उधर जाएगा तो +18, दैट इज 9/2। कर पा रहे हो, कर पा रहे हो? बस ये तीनों पॉइंट मिल गए, लाइन ड्रॉ कर दो। देखो x 0 है, ये देखो 0, इधर आएगा 1, इधर आएगा 2, इधर आएगा 3, इधर आएगा 4, इधर आएगा 5, इस तरीके से। और ये आ गया -6, है ना, क्योंकि 21/4 y में भी जाना है तो 6 तक तो इधर भी बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ठीक है बच्चा, ये बन गया आपका y एक्सेस। इधर भी ऐसे ही -1 -2 -3, ठीक, इधर -1 -2 -3 -4। अब देखो x 0 है, मतलब पहले इस वाली का बना लेते हैं। x 0 है तो y 3/4 है, मतलब x 0 है मतलब y एक्सिस पे पॉइंट 3/4, 0 और 1 के बीच में आएगा, मतलब 0.75। तो येलो पेन से बना रहा हूं तो ये आ जाएगा 0,3/4। ये पहला पॉइंट जो है वो है 0,3/4, मतलब x को 0 रखना है, y में 3/4 यहां कहीं पे होगा, ये तुम्हारा पॉइंट बन गया ये वाला। अब -1,0 मतलब ये वाला पॉइंट, दिस इज -1, x -1 है, y 0 है ना। और फिर क्या है 1,3/2, तो 1,3/2 यहां कहीं पे होगा, वो कहां होगा देखो, पहले लाइन बना लेते हैं फिर उसको बना देंगे, लाइन बना लेते हैं फिर उसको बना लेंगे आराम से। क्या बोला था 1 3/2, तो 1 पे 3/2 ये मान लो, ये पॉइंट है तुम्हारा 1,3/2, ठीक है। ये इधर 1.5, 3/2 इज एक्चुअली 1.5, तो ये बन गया अपनी येलो लाइन। ठीक है, इस तरीके से तुम ग्राफ पेपर पे करोगे तो एक्यूरेट ग्राफ बनेंगे। अब अपन तो रफ बना रहे हैं, है ना, कोई स्केल भी नहीं है मेरे पास, तो मैं तो डायरेक्ट खींच रहा हूं। अब 0,21/4 कहां होगा, 0,21/4 मतलब 5.2 समथिंग, तो 0 x 0 है, 5 पॉइंट समथिंग यहां कहीं पे होगा। ये लाइन मिट गई, इसको फिर से खींचना पड़ेगा। हाँ 5 पॉइंट कुछ तो यहां कहीं पे होगा, है ना। 21/4 को देखोगे तो दिस इज व्हाट 5.25, तो यहां कहीं पे हो जाएगा 5.25, तो ये आ गया 0,5.25 और 7,0 मतलब यहां कहीं पे ये 7 होगा तो 7,0। तो ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को ज्वाइन कर लो, कोई दूसरी कलर से, ब्लू कलर से ज्वाइन कर लिया, ये 5.25 और उसको 7,0 को, ये अपनी हो गई लाइन। तो बेसिकली ये क्या पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, अब देखो ये आपकी दोनों लाइनें बन गई। ये पूछ रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस। तो बेसिकली तुमको है ना ग्राफ पेपर पे ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, ये तो सॉल्यूशन हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा इन दोनों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। और वो सॉल्यूशन क्या आएगा कभी मैं बताऊं तुमको, तो वो सॉल्यूशन आएगा कि ऐड कर देते हैं इसको, तो ये 6x बराबर 18, तो x बराबर 3 और 3 3 9 + 3 12/3, 3,3 आएगा। ये बेसिकली 3,3 आएगा। जब तुम रियल में ग्राफ बनाओगे, तो ये 3,3 पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेगी। ग्राफ पेपर से समझ में भी आ रहा होगा, है ना, ग्राफ बना लिया होगा तो समझ में भी आ रहा होगा कि ये 3,3 पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर गई। ठीक है, कोई दूसरे पेन से बता देते हैं, ये देखो 3,3 विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस। ये तो पहली बात हो गई कि सॉल्व ग्राफिकली कर दिया। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस। ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस होती है, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस होती है। इन दोनों लाइन और एक्स एक्सिस से जो वर्टाइसेस बन रही है हॉरिजॉन्टल, उसके बारे में आपको कमेंट करना है। तो एक तो बन रहा है -1,0, लिख देना। ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का एरिया, तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है -1 से 7, ये बेस हो गया, और हाइट कितनी है, इतनी। तो पहले मैं कभी एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बात समझ में आ रही है? हाफ बेस कितना है बच्चा, -1 से 7,
दैट इज 8, हाइट कितनी है 3, ये आ गया 4, ये आ जाएगा 12 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, 12 स्क्वायर यूनिट इस ट्राइंगल का एरिया आ गया, क्योंकि बेस -1 से चालू होंगे ना, तो ये 1 यूनिट हो जाएगा, ये 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7, 8 यूनिट का बेस है, 3 यूनिट की हाइट है, क्योंकि ये यहां से लेके यहां तक y कोऑर्डिनेट कितना है 3 यूनिट का, तो हाइट हो गई 3 यूनिट, बेस हो गया 8 यूनिट, तो टोटल एरिया जो होगा वो होगा 12 स्क्वायर यूनिट्स, है ना। इसको यहां पे लिख दो, जो टोटल एरिया आपका निकलेगा दैट इज 12 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, एरिया को इस तरीके से लिखते हैं। और ये जो वर्टाइसेस है ये होंगे -1, 0, और ये वाली जो है ये है 7, 0। सारी बातें जो जो पूछा था सब निकाल दिया। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगुलर रीजन, तो जितने भी वर्टाइसेस है इस पूरे ट्राइंगुलर रीजन के 3, 3, -1, 0, 7, 0, ये जो ट्राइंगल है दिस इज माय रिक्वायर्ड ट्राइंगल, इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो ए के कोऑर्डिनेट हो गए 3, 3, बी के कोऑर्डिनेट हो गए -1, 0, सी के कोऑर्डिनेट हो गए 7, 0। दिस इज माय रिक्वायर्ड ट्राइंगल, जिसका एरिया कितना है 12 स्क्वायर यूनिट। हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा के निकाल लिया। आई होप अब मेरे ख्याल से आपको ग्राफिकली इक्वेशन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। एक बहुत ही प्यारा सवाल आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, वीडियो को पॉज करो, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम से बच्चे सबसे ज्यादा घबराते हैं इस चैप्टर की। तो इस क्वेश्चन को तुमको सॉल्व करना है ग्राफिकली। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, क्योंकि मैंने अभी तुम्हारे साथ डिस्कस करी केवल ग्राफिकल मेथड, तो इस क्वेश्चन को तुमको सॉल्व करना है ग्राफिकली। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना है ग्राफिकली, तो यहां पे कुछ बातें तुम्हें दिमाग में रखनी है, यहां पे तुम्हें कुछ बातें दिमाग में रखनी। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, किस चीजों को वेरिएबल लेना है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, पर मैथमेटिकल में 2 लीनियर इक्वेशन में ही खत्म हो जाएगा, 2 वेरिएबल की, मतलब अपन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनाएंगे 2 लाइनों में, और क्वेश्चन खत्म। तो मैथमेटिक्स का समझ रहे हो एप्लीकेशन, कि यार मैथमेटिक्स इतनी पूरी पंचायत को 2 लाइनों में समेट सकता है। तो देखो क्या कहना चाह रहा है सवाल। बबली वेंट टू सेल टू परचेस सम पैंट एंड स्कर्ट। तो देखो जो भी चीज निकालनी होती है ना, जो भी चीज निकालनी होती है दैट इज अवर वेरिएबल। यहां पे पैंट और स्कर्ट की बात हो रही है ना, और ये पूछ भी रहा है हाउ मेनी पैंट एंड स्कर्ट शी बॉट। तो मेरे को पहली चीज क्लिक हो गई कि लेट द नंबर ऑफ पैंट बबली purchased be x। इसी तरीके से let the number of skirts bubbly purchased बी वाई। वापस से पूरा लिख देना, मैंने सीधे डायरेक्टली लिख दिया कि नंबर ऑफ पैंट बबली ने जो ली अपन ने उसको मान लिया एक्स, क्योंकि वही अपना वेरिएबल है, वही निकालना है। तो जो चीज निकालनी है उनको एक्स और वाई मान लेना है। ये पहली स्टेप होती है किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को शुरू करने के लिए। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेस्ड। उसने जो पहली लाइन में बोला ना, अब देखो उसके दोस्त ने उससे पूछा बबली तू क्या क्या खरीद के लाई हो, है ना। तो अब बबली सीधे भी बोल सकती थी, पर बबली को तुम्हारे लिए एक सवाल बनाना था। तो बबली ने कला से उसकी कलाकारी लगाई और पंचायत को थोड़ी बड़ी करने के लिए कि यार थोड़ी बातचीत हो जाए उसकी उसके दोस्त के साथ। तो उसने क्या करा कि जो नंबर ऑफ स्कर्ट है वो कह रही है कि यार मैंने जो नंबर ऑफ स्कर्ट खरीदी वो 2 कम है ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेस्ड। तो मैंने पैंट क्या माना था एक्स। तो पहली चीज कह रही है जो नंबर ऑफ स्कर्ट है वो ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट से 2 कम है। पहली स्टेप मतलब ये इतनी बातों का सार ये है कि नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेस्ड। इसका मतलब क्या है, ये आपकी नंबर ऑफ स्कर्ट है, जो y है वो बेसिकली आपका नंबर ऑफ स्कर्ट है ना, और जो x है वो आपका नंबर ऑफ पैंट है। ठीक है, x को मैंने नंबर ऑफ पैंट माना था, y को मैंने नंबर ऑफ स्कर्ट माना था। अगली लाइन में क्या कह रहा है, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट। अगली लाइन में ये कह रहा है कि ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट परचेस्ड। तो वापस से तुमको घुमाने की कोशिश की जा रही है कि जो नंबर ऑफ स्कर्ट है वो 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट परचेस्ड। ये अपनी दोनों इक्वेशन बन गई, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली, डब्बे बनाना,
डब्बे बनाना, तो पहली इक्वेशन को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कभी लिखूं, पहली इक्वेशन को मैं कभी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, तो वो बनेगी 2x, वो y उधर चला जाएगा -y माइनस 2 बराबर 0, और ये बनेगी 4x माइनस y माइनस 4 बराबर 0। अब यहां पर डब्बे बना लेते हैं। पहली इक्वेशन के डब्बे में ब्लू पेन से बना रहा हूं x y। अब देखो x को 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो x को मैंने 0 रख दिया पहली इक्वेशन में, तो y की वैल्यू आ गई -2। फिर मैंने y को 0 रख दिया तो x कितना आ रहा है, y को 0 रखा तो x आया 1। फिर मैंने x को -1 रख दिया, x को -1 रख दिया तो ये -2 कितना हो रहा है -4, तो y आ जाएगा -4। भाई इधर -1 रखेंगे, इधर -1 रखेंगे तो 2 इंटू -1 -2 बराबर y, तो y बराबर -4 आ गया। ये अपना पहला डब्बा तैयार है। अब दूसरा डब्बा भी देख लो, दूसरा डब्बा भी देख लो x y। x को 0 रखा, x को 0 रखा तो y आ रहा है -4, y को 0 रखा तो x आ रहा है 1, है ना। फिर x को -1 रख देते हैं तो ये आएगा -4 बराबर y। तो जब x को -1 रखा तो y आ रहा है -8। ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके दो लाइन बन जाएगी, एक तुम्हारी ब्लू लाइन बन जाएगी, एक तुम्हारी येलो लाइन बन जाएगी, एक तुम्हारी ब्लू लाइन बन जाएगी, एक तुम्हारी येलो लाइन बन जाएगी। वो दोनों लाइनें जहां भी इंटरसेक्ट होगी, वो लाइनें जहां भी इंटरसेक्ट होगी वो तुम्हारा सॉल्यूशन होगा। तो इन डब्बों को बनाओगे तो सॉल्यूशन दिख जाएगा। पर ध्यान से देखो तो ये सॉल्यूशन दिख रहा है, 1,0 इसका भी सॉल्यूशन है, 1,0 इसका भी सॉल्यूशन है। मतलब 1,0 कभी सॉल्यूशन है तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। x क्या माना था, x क्या माना था, नंबर ऑफ पेंट 1 है, y 0 है, तो उसने कितनी पैंट खरीदी, एक पैंट खरीदी, और वो स्कर्ट एक भी खरीद के नहीं लाई। तो ये बबली की कहानी थी, मेरे ख्याल से सबको समझ में आई होगी। बहुत बेसिक सवाल था, है ना। मतलब 1,0 अब तुम बोलोगे यहां थोड़ी आएगा 1,0 तो यहां आएगा। अरे रफ डायग्राम था बच्चा, कंफ्यूज नहीं होने का, कंफ्यूज नहीं होने का। 1,0 कहाँ आएगा, यहां आएगा 1,0। मतलब मानो एक लाइन ऐसी जा रही है और दूसरी लाइन ऐसी जा रही है, तो ये 1,0 पे इंटरसेक्ट हो गई। ठीक है, आ गई बात समझ में। 1,0 उनका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। कोई दिक्कत, आंसर आ गया। नंबर ऑफ स्कर्ट कितनी होगी, 0 होगी, और नंबर ऑफ पैंट कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, एक सवाल आप लोगों के लिए, ये होमवर्क प्रॉब्लम है। बिट्टू की एज और टिंकू की एज पे कुछ चर्चा की गई है। वीडियो को पॉज कर लो, मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूं। 5 years ago बिट्टू was twice as old as Tinku. 10 years later Bittu age will be 10 years more than Tinku age. Find their present age. What was the age of Bittu when Tinku was born? Solve it graphically. This is a homework problem. इसको अटेम्प्ट करना, इसका आंसर कमेंट में करना, इसका ग्राफ और पिछले वाले ग्राफ कि दोनों की ड्राइव पे अपलोड करके, इमेज को ड्राइव पे अपलोड करके उसकी जो लिंक है वो कमेंट करना, तो पता लगेगा आप लोगों से ग्राफ बन रहे हैं। सॉल्यूशन आपका उसका आएगा 1,0, है ना। नंबर ऑफ पैंट आएगी 1, नंबर ऑफ स्कर्ट आएगी 0 जो बबली ने खरीदी। तो वो पूरा आपको ग्राफ बनाने हैं, हाँ, दोनों के। डायरेक्ट मेरे जैसे आंसर मत बता देना, ठीक है। ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ वी हैव करेज टू परस्यू देम। तो गाइस, जितने भी सपने हैं सब सच होंगे, कभी हिम्मत करोगे तो। हिम्मत करो कुछ कर दिखाने की तो मचा दोगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।